तो आज हम स्टार्ट करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट्स एंड डिस्टेंस ऑफ क्लास 10th। हाइट्स एंड डिस्टेंस में हम क्या स्टडी करते हैं? एक राइट एंगल ट्रायंगल, यानी ट्रिग्नोमेट्री में जो भी हमने स्टडी किया है राइट एंगल ट्रायंगल को, जिसमें बेस होता है, हाइट्स होती है और हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसमें हम जो फाइंड करते हैं वो क्या करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में अब तक जो भी हमने पढ़ा है वो एंगल्स और साइड के बीच का एक रिलेशन फाइंड करता है, ठीक है, जिसको हम पढ़ चुके हैं। और 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का एंगल्स हम जान चुके हैं कि 0 से 90 तक के सारे साइन, कॉस 10, कॉसेक, सेक और कॉट की अलग अलग वैल्यूज क्या होती है। हाइट एंड डिस्टेंस की जरूरत हमको कहाँ पड़ती है? हाइट एंड डिस्टेंस की जरूरत हमको पड़ती है कि अगर हम किसी भी डिस्टेंस पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट अगर पता है, डिस्टेंस अगर नहीं पता है, तो वो डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं अगर हमें एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर पता हो। तो बात आती है एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन की। तो एलिवेशन और डिप्रेशन क्या होता है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन मीन कि हमारी आईज जो होती है, जो जब सीधे हम देखते हैं, जब हम सीधे तरफ देखते हैं तो क्या होता है? हॉरिजॉन होता है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। अब उसके नीचे अगर सर झुका के हम देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, और उसके ऊपर की तरफ सर करके अगर कोई चीज ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो, ठीक है। यानी इस हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होता है, और अगर हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ हम देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इस एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन की वैल्यू अगर अब गिवन है, और अगर हमको हाइट गिवन है, तो वो ऑब्जेक्ट लाइक दैट, एनी बिल्डिंग हो गई, एनी टावर हो गया, एनी ट्री हो गया, वो हमारे पोजीशन से कितनी दूरी पे है उसकी दूरी हम फाइंड कर सकते हैं। कब? कि एंगल ऑफ एलिवेशन पता हो और उसकी अगर उस टावर की या उस ऑब्जेक्ट की हाइट पता हो। या तो अगर हाइट पता हो और एंगल ऑफ एलिवेशन पता हो तो हम उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, या डिस्टेंस पता हो तो हाइट फाइंड कर सकते हैं। या तो अगर ये दोनों पता हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन हम फाइंड कर सकते हैं। और सिमिलरली इसी प्रकार से डिप्रेशन के साथ भी होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। कभी कभी कंबाइंड क्वेश्चन एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों से आते हैं। तो हम एक क्वेश्चन फिर देखेंगे एलिवेशन से। स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, तो ये 1.6 मीटर टॉल, 1.46 मीटर का पेडेस्टल हो गया। स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल स्टैचू। अच्छा, 1.46 मीटर की स्टैचू हो गई जो एक पेडेस्टल पे बनी हुई है। अब ये हो गई पेडेस्टल की हाइट, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। मतलब ग्राउंड के किसी पोजीशन से एंगल ऑफ एलिवेशन जो था वो पेडेस्टल का, वो स्टैचू का, वो कितना है? 60 डिग्री है। नाउ and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 डिग्री। और सेम पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो पेडेस्टल का है वो कितना है? 45 डिग्री है। ये 45 डिग्री। तो हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। इस पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है। अच्छा, ये समझ में आया? क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ में आया? ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल पे एक स्टैचू खड़ी की गई है। स्टैचू की हाइट 1.46 मीटर है, और यानी 146 सेंटीमीटर है। और हाइट पेडेस्टल की हाइट तो h मान लिया मैंने। अब जो स्टैचू है, स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन किसी एक पॉइंट से कितना है? 60 डिग्री है। और जो पेडेस्टल बना हुआ है उसके टॉप से उस पॉइंट तक का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 45 डिग्री है। क्या करना होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया ये। तो हम पॉइंट मान लेते हैं ए बी, और ये पॉइंट सी हो गया, और ये पॉइंट जो हो गया डी हो गया। सबसे पहले इन ट्रायंगल हम किस में चलेंगे? ट्रायंगल ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में
टोटल हाइट क्या फ्रॉम अ पॉइंट दैट इज नॉट गिवन, सो वी कैन टेक डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट B to C इन ट्रायंगल ABC. सो व्हाट वी विल टेक tan थीटा, क्योंकि हाइट और बेस से रिलेटेड चीजें हमको दी गई हैं और एंगल दिया हुआ है, तो हम क्या ले सकते हैं tan थीटा. सो थीटा इज 60 डिग्री. तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AC अपॉन BC. लेंथ ऑफ AC 1.46 प्लस h. दिस इज द हाइट एंड बेस कितना है x हो गया. tan 60 की वैल्यू √3. सो √3x इज इक्वल टू 1.46 इंटू प्लस h. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ अगेन इन ट्रायंगल, अब छोटे वाले ट्रायंगल पेडेस्टल वाले में देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा. सो इन ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल DBC tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल टू दिस इज DC, यानी DC डिवाइड बाई BC. सो वैल्यू ऑफ DC इज h एंड BC इज x. tan 45 is 1. So h is equal to x. Now we will put on the place of x is h. This is 2 from 1. From 1 using 2 in equation 1. In 1 using 2. So what we will get? √3h is equal to 1.46 plus h, or √3h minus h is equal to 1.46 transposition, and h √3 minus 1 is equal to 1.46, or h is equal to 1.46 divided by √3 minus 1. So h is equal to 1.46 divided by √3 minus 1. या इसको हम रेशनलाइज करें अगर तो √3 plus 1 डिवाइड बाई √3 plus 1. So 1.46 in bracket √3 plus 1 डिवाइड बाई 3 minus 1. ये 3 minus 1 कैसे हुआ समझ में आया. 1.46 √3 की वैल्यू गिवन है, हम √3 की वैल्यू को 1.73 सपोज करते हैं, तो 1.73 प्लस 1 डिवाइड बाई 2. नाउ वी विल गेट हाइट 1.46 मल्टीप्लाइड बाई 2.73 डिवाइड बाई 2. तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं. इसको डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, या मल्टीप्लाई करके ही डिवाइड करें अगर हम, तो 1.46 2.73 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, तो 39.2 and 2 4 1 2 3 4 3.9858 डिवाइड बाई 2, तो कितना जाएगा 1.99 मीटर. कितना आया हाइट, वन 1.99 मीटर है. तो इसको नियर अबाउट हम कितना कह सकते हैं, नियर अबाउट 2 मीटर. 2 मीटर विल बी आंसर, है ना. 1.99 और आगे भी जाएगा ना, 1.9927 आएगा, तो इसको हम क्या मान लेंगे, अप्रॉक्स कितना हो जाएगा 2 मीटर approximate value. There is a small island in the middle of 100 meter wide river. There is a 100 meter wide river. So this is the 100 meter. This is the width of the river. नदी की चौड़ाई है 100 मीटर. एंड tall tree stand on the island. और आइलैंड पे क्या है, एक लंबा, इस आइलैंड पे एक लंबा सा
तो आइलैंड जब भी होगा तो कहाँ होगा, रिवर के बीच में कहीं होगा। तो रिवर के बीच में मान लिया कि कहीं इस पोजीशन पे आइलैंड है, तो उस पे एक पेड़ लगा हुआ है आइलैंड पे। फिर क्या है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर्स स्टैंड्स ऑन पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर ऑफ टू बैंक्स। दोनों बैंक्स का किनारा जो है उस पे दो पॉइंट है पी एंड क्यू। If the angles of elevation of the top of the tree from point P and Q are respectively 30 and 45 डिग्री, तो मान लिया कि ये 30 डिग्री का एलिवेशन है और ये जो है कितना है 45 डिग्री का एलिवेशन है। सो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट फाइंड करनी है। दिस इज द हाइट h, लेट द पॉइंट A एंड पॉइंट B, सो दिस वी हैव टू फाइंड। ये तो है क्वेश्चन। सो व्हाट वी विल डू। अच्छा एक बात देखो, हमेशा ये अप्लाई करोगे कि किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एलिवेशन अगर 45 डिग्री का होगा, इसका मतलब हाइट और बेस दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एक 90 डिग्री एंगल है, एक 45 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ये भी 45 होगा। अगर दो एंगल इक्वल हो गए मतलब आइसोसेलेस हो गया, नहीं दोनों साइड इक्वल हो गए इसके। तो दो साइड कौन कौन सी, ये और ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम चलते हैं, इसको हम मान लेते हैं अगर x, नहीं तो ये h माना है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी h हो जाएगा। हम दूसरा वेरिएबल क्यों माने, तो ये 100 मीटर जो है ये तो पूरी डिस्टेंस है ना, ये पूरी लेंथ जो है वाइड है वो 100 मीटर की है। ये अगर h हो गया है तो ये बचा हुआ क्या हो जाएगा, 100 माइनस h हो जाएगा। तो एक बार हम चलते हैं 1030 में, 1030 डिग्री तो क्या हो जाएगा, सो h बाई 100 माइनस h। 1030 की वैल्यू क्या हो गई, 1 बाई अंडर रूट 3 इज इक्वल टू h बाई 100 माइनस h। सो 100 माइनस h इज इक्वल टू अंडर रूट 3h, और 100 इज इक्वल टू अंडर रूट 3h प्लस h ट्रांसपोजिशन। सो 100 इज इक्वल टू h कॉमन रूट 3 प्लस 1, so h is equal to 100 divided by under root 3 plus 1। तो 100 डिवाइड बाई रूट 3 प्लस 1, इसको हम रेशनलाइज कर दें, रूट 3 माइनस 1, रूट 3 माइनस 1, सो 100 इन ब्रैकेट रूट 3 माइनस 1 एंड डिवाइड बाई 3 माइनस 1, so that will be 2 and this will cut it, so 50 under root 3 plus, sorry 3 minus 1। What is asking, क्या पूछा जा रहा है इसमें, तो हाइट ऑफ ए बी, तो वही तो हो गई, कितनी हो गई 50 अंडर रूट 3 माइनस 1 आ रहा है 36, तो 50 एंड 1.73 माइनस 1, सो 50 मल्टीप्लाइड बाई 0.73, तो 5 3 जा 15, 5 7 जा 35 1 36, 36.5 ना, 3650 है ना ये, 36.5 मीटर। इरेज किया जाए, one question, a man observes a car from the top of a tower, a man observes a car from the top of a tower which is moving towards the tower with a uniform speed. हो गया,
with a uniform speed. If the angle of depression of the car changes from 30 degree to 45 degree in 12 minutes. Find the time taken by the car. Find the time taken by the car. तो 12 मिनट में यहाँ तक आया तो कितने टाइम में पूछ रहा है? लिखो पहले. Find the time taken by the car now to reach the tower. टावर तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? इस टाइप का क्वेश्चन देखो हम कैसे करते हैं. ये रहा क्वेश्चन कि अगर एक कार है जो पॉइंट सी पे है, ठीक है, जो पॉइंट सी से चलना स्टार्ट करती है एक रोड पे, और एक पर्सन है जो कि पॉइंट ए पे है. पॉइंट ए क्या है? एक टावर है. टावर का टॉप पोजीशन है जहां पे एक आदमी खड़ा है. पॉइंट ए मान लिया उसको. वहां से उस कार को देख रहा है, तो जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया? 30 डिग्री. ठीक है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया ना. ये तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया? 30 डिग्री उस कार का. अब कार पॉइंट सी से पॉइंट डी की तरफ आ रही है कितने टाइम में? 12 मिनट में. तो 12 मिनट में कार सी से डी तक आ रही है, और जब पॉइंट सी से डी तक आ गई उस टाइम एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हो गया कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया. तो इसको हमने एलिवेशन में चेंज कर दिया. तो डिप्रेशन को एलिवेशन में कैसे चेंज कर देते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलली एक हम ऑब्जर्व लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं जो पॉइंट ए से ऊपर की तरफ होगा. और जो हमारा ये पोजीशन था एज ए क्या हो गया कि दो पैरेलल के बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन की तरफ बिहेव करेगा. तो अगर ये 30 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा? अल्टरनेट एंगल से 30. और फिर ये पूरा 45 होगा तो अल्टरनेट वाले कंडीशन से भी 45 हो गया. तो फिर ये एंगल 30 और 45 इस तरीके से एलिवेशन में कन्वर्ट हो गया. ए बी और डी बी इक्वल हो जाएगा 45. बिल्कुल बिल्कुल. तो ए बी और डी बी हो गया इक्वल. इसको मैंने अगर एच मान लिया है तो फिर ए बी एच हो गया. अगर हमने इसको x मान लिया है तो ये भी x हो जाएगा. तो x मान लेते हैं, x एक वेरिएबल. ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया x. तो हमको यहाँ पे स्पीड एक यूनिफॉर्म स्पीड गिवन है ना. यूनिफॉर्म स्पीड हम मान लेते हैं कि लेट यूनिफॉर्म स्पीड भी. यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब हुआ? जो स्पीड यहाँ है वही स्पीड कहाँ रहेगी? यहाँ तक रहेगी. स्पीड बदल नहीं रही इसकी. तो इस यूनिफॉर्म स्पीड अगर x मान लेते हैं तो फिर क्या होता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम. तो डिस्टेंस निकल जाएगा, डिस्टेंस ऑफ सी डी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो स्पीड कितनी है x और टाइम कितना है? 12 मिनट. 12 मिनट है. तो मिनट को अगर आर में चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा? x इंटू 12/60. तो ये किस में आ गया? किलोमीटर पर आवर में आ गया. हम स्पीड मांगते हैं x के m पर आवर में मान लेते हैं. x किलोमीटर पर आवर में. तो कितने आ गई? इतने किलोमीटर की डिस्टेंस हो गया. यानी कितना हो गया? x/5 किलोमीटर. x/5 किलोमीटर क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया. तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? x/5. ये वेरिएबल हमको x नहीं, ये वेरिएबल तो हमको दूसरा मानना पड़ेगा, y मानना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे ले रखा है. ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? ये वेरिएबल हमने y मान लिया. तो ये डिस्टेंस हो गया x/5 और ये डिस्टेंस हो गया y. हम लेके चलते हैं तो फिर क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, तो y बाई क्या हो जाएगा? x+5 x/5 प्लस y. tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू y बाई क्या हो जाएगा? x+5y/5 या 1/√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5y/5 प्लस x. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 5y प्लस x इज इक्वल टू
5√3y, या फिर x इज इक्वल टू 5y कॉमन ले लेते हैं तो 5√3 माइनस 5, या फिर 5y कॉमन ले लें तो √3 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू आ जाती है। अब x की वैल्यू y के फॉर्म में आ गई। फिर हम 1045 लेते हैं तो 45 में तो y ये दोनों तो इक्वल ही हैं। अब यहाँ पे क्या है, व्हाट इज आस्किंग कि कितना टाइम ले रहा है, कितना टाइम ले रहा है d से b तक पहुंचने में। पूछा क्या है, टोटल टाइम पूछ रहा है ना, कि टोटल टाइम कितना ले रहा है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार नाउ टू रीच द टावर। नाउ टू रीच द टावर का मतलब d से b तक पहुंचने में पूछ रहा होगा, कि नाउ लगा दिया है ना। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, तो टाइम इज इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ऐसा होता है। डिस्टेंस कितनी है, y डिस्टेंस है, और स्पीड कितनी है, x है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम y डिवाइड बाई x की वैल्यू कितनी आ गई, 5y√3 माइनस 1। इसको हम 1 मान लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 5y√3 माइनस 1, या y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1/5√3 माइनस 1, या इसको रिप्लाइज कर दें √3 प्लस 1, तो कितना आ गया, √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 5 इंटू 3 माइनस 1, यानी √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 5 टू जा 10। वैल्यू दिया गया है इसमें √3 का, तो आंसर कितना आया होगा। तो ठीक है, अब ये जो आया टाइम, ये किस में आया, ये तो आ गया आर में ना, हम किलोमीटर पर आवर में लेके चल रहे थे। इसको हम क्या करें, मिनट में अगर कन्वर्ट कर दें कितना हो जाएगा, √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 10 इंटू, अब ये आर में आ गया तो क्या कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो किस में आ जाएगा, मिनट में। तो कितना मिनट आ जाएगा, 6√3 प्लस 1 आया है, हो जाएगा मिनट। फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं इसको, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, कि एक आदमी एक टावर के टॉप पे खड़ा है, एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है। तो कार जो है वो कितनी है, 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना रहा है वो कितना है, 30 डिग्री का है। अब पॉइंट सी से डी तक जाने में एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होता है, 45। तो मैंने क्या किया कि इस डिप्रेशन को कन्वर्ट किया इस एलिवेशन में, और इस डिप्रेशन को कन्वर्ट किया इस एलिवेशन में। तो अब दो ट्रायंगल यहाँ पे हो गए, एक बार बड़े वाले ट्रायंगल और एक बार छोटे वाले ट्रायंगल में हम लेके चलेंगे। इससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। तो स्पीड की बात यहाँ पे की गई है, स्पीड से बिल्कुल नहीं घबराना है, हम डिस्टेंस हमको मेजर करना होता है। तो हम डिस्टेंस को क्या करते हैं, स्पीड इनटू टाइम में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, यूनिफॉर्म स्पीड हम मान लेते हैं कि x की हम पर आ रहा है, डिस्टेंस क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी हो गई, x हो गई है, टाइम कितना हो गया, 12 मिनट हो गया। हमको स्पीड मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर में मेजर करने की आदत है, इस नाते हम किलोमीटर पर आवर में ही देख लेते हैं। हम गाड़ी की स्पीड ज़्यादातर किलोमीटर पर आवर में ही देखते हैं, तो इसलिए मैंने km पर आवर में ले लिया। 12 मिनट को तो किलोमीटर में चेंज करना, टाइम ये आवर में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड किया, आवर में चेंज हो गया, x/5 आ गया, 12 5 60। 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। अब हम चलते हैं ट्रायंगल ABC में, तो हम इन ट्रायंगल ABC कह सकते हैं, इन ट्रायंगल ABC। तो ABC में क्या जाएगा, 10 30 इज इक्वल टू, तो 10 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये AB अपॉन BC। तो AB y हो गया और BC कितना हो गया, x/5 प्लस y हो गया। एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि 45 डिग्री का एंगल जब होगा तो उसका हाइट और बेस दोनों क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है वो। और इसको मैंने जो फाइंड किया था, x/5 फाइंड किया था, यहाँ से डिस्टेंस CD का डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम से। तो क्या हो गया कि y बाई ये प्लस ये वाला डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हो गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो ये आ गया, फिर इसको सॉल्व करने पे ये आ गया, और इनको जब सॉल्व किया क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये एक इक्वेशन बन गया, जहाँ पे x की वैल्यू आ गई 5y कॉमन लेने पे √3 - 1। अब क्या हुआ, अब एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि टाइम इज इक्वल टू, हमको
कुछ नहीं करना है, बस एक ही ट्रायंगल में काम हो गया हमारा, क्योंकि दूसरे ट्रायंगल का काम तो हम यूं ही कर लिए थे। बस एक कॉन्सेप्ट से हमको जैसे कहने का मतलब कि ये डिस्टेंस जो मानते हैं वो इसके इक्वल प्रूव करने के लिए फिर से 1045 लेने की जरूरत नहीं है। हमको डायरेक्टली कॉन्सेप्ट बता सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, 45 डिग्री है तो दोनों सेम हो गए। हमको डायरेक्टली अब क्या फाइंड करना है, टाइम। यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा, टाइम इक्वल टू हम क्या जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस को क्या मैंने ले रखा है, वाई, तो ये वाई अपॉन स्पीड कितनी ले रखी है, एक्स, तो वाई बाई एक्स हो गया। वाई बाई एक्स की वैल्यू जो मैंने इक्वेशन 1 इसको मान रखा है, इसकी वैल्यू हमने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे वाई के फॉर्म में, तो वाई से वाई कैंसिल। और इस फॉर्म में जब भी हमको डिनोमिनेटर में रूट वाले टर्म्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। और रेशनलाइज करने के लिए अपोजिट साइड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और बाकी जो किया यहाँ आ गया, ये आर में आया है अभी। तो इतना घंटा देखने में थोड़ा अजीब लगता है ना। तो मिनट में क्वेश्चन दिया था तो मिनट में ही हमको फाइंड करना होता है, इसलिए हमने मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, मिनट में कन्वर्ट हो गया, फिर कट करने पे क्या आ गया, फाइनली आंसर। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 4। The angle of elevation of the top of the tower from 2 points at distance of 5 meter and 20 meter from the base of the tower. The angle of elevation of the top of the tower. This is the tower. From 2 points at distance 5 meter and 20 meter from the base of tower in the same straight line. This is 20 meter. ये एक टावर है AB, एक 5 मीटर से और एक 20 मीटर से, यानी बचा हुआ है जो डिस्टेंस हो गया वो 15 मीटर का हो गया। एंड टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट द आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। लेट वन एंगल बी x, the other angle be 90 minus x, and this is the height. We have to find the height. हमको हाइट पता करनी है। ये भी एक टावर है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन किसी 2 पॉइंट से, और वो दोनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन में होंगे, मतलब एक ही तरफ होंगे। तो एक पॉइंट ये हो गया जिसको हम C मान लें, और एक पॉइंट ये हो गया जिसको हम मान लें D। ठीक है, तो एक पॉइंट C और एक पॉइंट D हो गया। एक 5 मीटर पे है, एक 20 मीटर पे है, तो नियरेस्ट पॉइंट जो होगा वो 5 मीटर का होगा, लॉन्गेस्ट पॉइंट जो होगा 20 मीटर का होगा। तो यानी ये 5 हो गया, ये 15 हो गया, मतलब टोटल यहाँ से यहाँ तक 20 और यहाँ से यहाँ तक 5 हो गया। ये पूरी डिस्टेंस जो हो गई वो कितनी हो गई, 20 मीटर। सो वी हैव टू फाइंड द हाइट एंड एंगल ऑफ एलिवेशन भी, angle of elevations are complementary angles, so one angle be x, then other angle be 90 minus x। अगर एक एंगल x है तो दूसरा 90 minus x होगा। तो क्या हो जाएगा इधर से, so we will take tan theta, तो in triangle ABC, तो in triangle ABC क्या हो जाएगा, tan x is equal to h upon 5, so h is equal to 5 tan x, this is the equation number 1। समझ में आया? फिर क्या हो जाएगा, tan अगेन इन ट्रायंगल ADB, ABD में क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस एक्स लेंगे इस वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में, तो tan 90 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h अपॉन 20। सो tan 90 माइनस एक्स क्या होता है, cot x, तो cot x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाई 20, या इसी को tan x कर देंगे तब क्या हो जाएगा, तो tan x इज इक्वल टू 20 बाई h।
अब 10x की वैल्यू हम 1 में पुट कर दें तो फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 5 इंटू 10x की वैल्यू कितनी है 20/h इंटू, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 25 या 100, तो h इज इक्वल्स टू 10 मीटर। दिस इज द आंसर। समझ में आया? यही था। तो हाइट कितनी हो गई, 10 मीटर की हाइट हो गई। 2 बार अलग अलग ट्रायंगल में लेके इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, Question number 9. The angle of elevation of the top of an unfinished tower at a distance of 75 feet from its base is 30. How much higher must the tower be raised so that the angle of elevation of the top of the same point may be 60 degree? मतलब यहाँ भी एक टावर है, ये अनफिनिश टावर है, मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 30 डिग्री का। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री का, जो कि 75 मीटर की हाइट का टावर है। अब कह रहा है कि इसकी हाइट को कितना और बढ़ा दिया जाए कि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाए 60 डिग्री हो जाए। तो मान लिया कि h हाइट को और बढ़ा दिया जाए इसके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो जाता है वो 60 डिग्री हो जाता है। तो ये एक ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल ए बी सी एंड डी। Unfinished tower at a distance of 75 from its base. Very good. This is 75 meter distance. मतलब कि एक टावर है जो कि 75 मीटर की दूरी से अनफिनिश टावर का, जो अनकम्प्लीटेड टावर है उसका 75 मीटर की, उस टावर के बेस से 75 मीटर की दूरी से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री है। तो पहली हाइट हम h मान लेते हैं, दूसरी हाइट फिर मान लेते हैं। अब क्या है कि कितनी हाइट बढ़ाया जाए, यानी मान लिया कि x हाइट और बढ़ाया जाएगा, तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन उसी पॉइंट से कितना हो जा रहा है 60 हो जा रहा है। तो फाइंड क्या करना है x हाइट। तो पहली बात तो हमको h हाइट भी फाइंड करनी है, पता तो कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल DBC में क्या हो जाएगा 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू h बाई 75, और h इज इक्वल टू 75 इंटू 10 30 की वैल्यू 1 बाई √3। या 75 को हम क्या कह सकते हैं कि 3 इंटू 25 इंटू 1 बाई √3, या इसको हम कह सकते हैं √3 इंटू √3 इंटू 25 बाई √3। या कट जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, हाइट 25 मीटर। तो एक वैल्यू ये आ गई अपने पास। फिर इन ट्रायंगल, बड़े ट्रायंगल में ABC, तो क्या हो जाएगा 1060 डिग्री इज इक्वल टू x प्लस h बाई 75। 1060 की वैल्यू √3 इंटू 75 इज इक्वल टू x प्लस h, या x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 √3 माइनस h, या x इज इक्वल टू 75 √3 माइनस 25 √3। सो x इज इक्वल टू 50 √3, यानी 50 √3 हाइट अगर हम और बढ़ाएं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा 60 डिग्री। दैट विल बी आंसर। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम हो रहा है।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एक एबी टावर है, एबी टावर है, ठीक है, जो कि एक कनाल के किनारे स्थित है टावर। एक कनाल मतलब क्या होती है, नहर होती है, नहर के एक किनारे पे एक टावर बना हुआ है, और नहर के तो ये वाला किनारा क्या कहलाएगा, ये किनारा का मतलब हो गया बैंक, बैंक ऑफ द कनाल, कनाल का जो किनारा हो गया। तो एक साइड का बैंक ये हो गया, और दूसरा बैंक जो दूसरी साइड का किनारा हो गया वो ये वाला हो गया एरिया। इस एरिया पे इसको हम डी मान लेते हैं, तो पॉइंट डी से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री है। नहर के एक किनारे से पे स्टैंड है वो कनाल, और दूसरे पॉइंट से क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, नहर के दूसरे किनारे से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। इसी लाइन को, स्ट्रेट लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, तो और आगे बढ़ाने पे एक पॉइंट सी आता है, यानी 20 मीटर और डिस्टेंस आगे ले जाने पे किनारे के जो किनारे वाला पॉइंट है दूसरे किनारे वाला, उसी में 20 मीटर और डिस्टेंस आगे एक्सटेंड करने पे एक पॉइंट सी होता है, जहां से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है, 30 डिग्री। फाइंड क्या करनी, हाइट ऑफ द टावर। तो बस वही सिंपल काम जो बाकी सब में कर रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल में। सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी डी, तो ए बी डी में क्या हो जाएगा, ये 10 60 डिग्री इज इक्वल टू एच बाई एक्स। सो 60 की वैल्यू कितनी हो गई, √3 इज इक्वल्स टू एक्स बाई एक्स, और h इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड अगेन इन ट्रायंगल ए सी बी और ए बी सी लिख देते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी 1030, सो 1030 इक्वल टू h बाई 20 प्लस एक्स, क्या हो जाएगा, ये प्लस ये पूरी डिस्टेंस हो गई ना। तो 1030 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल्स टू h बाई, हमको h की वैल्यू फाइंड करना है तो h के फॉर्म में ही हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू जो हो जाएगा h बाई √3 हो जाएगा। तो हम इसी को 1 मान लेते हैं, इसी का यूज करेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, h बाई √3। अभी सॉल्व करना है मुझे, तो 1/√3 इज इक्वल्स टू h बाई 20 √3 प्लस h डिवाइड बाई √3। यहाँ √3 क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा √3h डिवाइड बाई 20 √3 प्लस h। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो 20 √3 प्लस h इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 3h। तो 2h की वैल्यू कितनी आ गई, 3h माइनस h, 2h इज इक्वल टू 20 √3, तो h इज इक्वल्स टू 10 √3। ये हुई हाइट, इतने मीटर की हाइट हो गई। अब अगर हम इसको h की वैल्यू को रखें √3 की वैल्यू को, तो 1.73 को, तो कितना आ जाएगा, 17.3 मीटर। दैट इज आंसर। समझ पाया? आ रहा है इतना? कंप्लीटेड। This is case based question. तो केस बेस्ड क्वेश्चन जो होता है इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई रहती है। ये इन्फॉर्मेशन जो होती है वो क्वेश्चन को थोड़ा और लार्ज कर देती है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया या लार्ज हो गया, समझने की कोशिश करनी चाहिए। बस कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें ऐसी दी गई है। टोटेम पोल्स आर मेड फ्रॉम लार्ज ट्रीज। टोटेम पोल्स होते हैं जो कि बड़े बड़े पेड़ों से बनाए जाते हैं। दिस पोल्स आर कर्व्ड विथ सिंबल्स और फिगर्स आर मोस्टली फाउंड इन वेस्टर्न कनाडा एंड नॉर्थ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट। मतलब कि ये वेस्टर्न कनाडा में या फिर नॉर्थ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, ये बनाए जाते हैं। ये तो बस जनरल इंफॉर्मेशन हो गया, जीके हो गया। ठीक है,
एक्चुअल क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है उसके बाद से अब वो वेस्ट हो गया। क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि टू सच पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। अब ऐसे दो पोल्स बनाए जाते हैं इक्वल हाइट के, जो 28 मीटर अपार्ट, मतलब कि 28 मीटर की दूरी पे एक समान हाइट के दो पोल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, एक समान हाइट के दो पोल्स बनाए जाते हैं, यार है ना फिगर। तो एक समान हाइट के दो पोल्स बनाए जाते हैं और दो 28 मीटर की दूरी पे हैं। इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट है लिया जाता है, वी कैन टेक दिस पॉइंट ऑन द फिगर, लेट अस सपोज पॉइंट सी। तो पॉइंट सी एक ऐसा पॉइंट है इन दोनों पेड़ों के बीच में जहां से एक पेड़ का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और दूसरे पेड़ का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिगर। एक मार्क्स जो है इसका ये डायग्राम पे है, ये डायग्राम बना दिया है, इस पे 1 मार्क्स है। ड्रा अ नीट वेल लेबल्ड फिगर बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन। 1 मार्क्स यहाँ हो गया। केस बेस में क्या होता है कि सारा का सारा अलग अलग मार्क में बटा होता है। केस बेस का क्वेश्चन भी हमने बताया है कि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जितना क्वेश्चन हम एक्चुअल में करते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक हाइट एंड डिस्टेंस का एक लॉन्ग क्वेश्चन जो करते हैं उसी को 3-4 पार्ट में तोड़ देता है, बस 3 पार्ट में, वही 1 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स करके बना देता है। अब बताओ 1 मार्क्स तो खाली फिगर पे हो गया, बिना फिगर के तो हम बनाएंगे नहीं, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, फिगर पे ही 1 मार्क्स मिल गया। मतलब इसमें बढ़िया है कि स्टेप मार्किंग जैसे वहां होता है वैसे स्टेप मार्किंग भी तो हो रहा है एक तरह से, कि मार्क्स हमको यहाँ फिगर पे देना है। अब अगली इंफॉर्मेशन अगला क्वेश्चन है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। इन पोल्स की हाइट फाइंड करनी है। मान लिया कि h हो गई हाइट, तो h इसकी हाइट हो गई तो h इसकी हाइट भी हो गई, सेम हाइट। एंड थर्ड में क्या है कि द डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आर टेकन एज P and Q, then find the relation between P and Q. If the distances of the top of the poles from the point of observation, तो top of the pole यानी इस पॉइंट से टॉप ऑफ द पोल के बीच का जो एक डिस्टेंस है वो भी दिया हुआ है, मतलब हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है दोनों का, कितना P and Q। तो पहले एंगल 60 दिया है, इस नाते 60 वाले का P हो गया और इस वाले का कितना हो गया, Q हो गया। बात आई समझ में? कह रहा है कि एक P and Q के बीच का रिलेशन फाइंड कीजिए। और एक लास्ट में पूछा फाइंड द लोकेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी इसका लोकेशन क्या है। तो लोकेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर एक x मान लें तो दूसरा कितना हो जाएगा 28 माइनस x हो गया। तो सबसे पहले हम नीचे वाला ही फाइंड कर लेते हैं, फिर P और Q के बीच का रिलेशन तो निकल ही जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमको फाइंड करना है कि हाइट ऑफ द पोल्स। तो हाइट ऑफ द पोल्स हम फाइंड करते हैं और डिस्टेंस भी फाइंड करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल लेके चलना पड़ेगा बारी बारी से। इन ट्रायंगल ABC करते हैं पहले। ABC में क्या हो जाएगा 10 30 इज इक्वल टू 10 30 इज इक्वल्स टू h बाई x। नाउ 1 बाई √3 इज इक्वल्स टू h by x, so x is equals to √3h. This is equation number first. And again in triangle EDC, so tan 60 is equals to h by 28 minus x, or √3 is equals to h by 28 minus x, cross multiply, तो h is equals to 28 minus x √3. So we can substitute the value of, so h is equals to 28 minus, from equation 1 यूज करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा √3h √3h So h is equals to, multiply करें 28 √3 minus 3h, और 4h is equals to 28 √3 और h is equals to क्या हो जाएगा 7 √3 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द ट्री।
and when we will substitute the value of using 1 from 1 क्या हो जाएगा, x is equal to under root 3 h is equals to under root 3 into 7 under root 3 is equals to 7 3 21 meter. That is the distance 21 meter, and this distance 28 minus 21 7 meter. This is the 7 meter distance. So 2 parts we have solved. Total there are 4 parts. 3 parts we have solved. First part is we had to find first was ये figure diagram. First question was diagram, so we have made diagram, and second question was to find the height of the trees, and third question was to find the location or distance between them, and final one question are we have to find the relation between P and Q. So because heights are same, what are the relation? We can say P square is equals to h square plus 28 minus x square. 28 minus x square. Can we write? So 7 root 3. So 7 under root 3 square plus 28 minus x means this is 7. So 7 square. So P square is equals to 7 root 3 square, 49 3 ja 147. 147 plus 49. So P square is equals to 196. P is equal to 14. Now again Q square is equals to, so what will be Q square? अब इसके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. So Q square is equals to h square is 7 root 3 square plus x is 21 square. 7 root 3 square is 147 plus 21 square is 441. Summation 718 448 415. So Q square is 588. Q is equals to under root 588. Yes, this can be written as 3 into 196 or 14 under root 3. 14 under root 3. This is Q. This is equation number, you can assume. This is equation number 2 and this is equation number 3. हमको P और Q के बीच का एक रिलेशन बताना है ना. Yes, sir. हमको बताना है ये Q इज इक्वल टू कितना आ गया 14 अंडर रूट 3. P और Q के बीच का रिलेशन बताना है. तो P और Q के बीच का रिलेशन क्या हो जाएगा, तो फ्रॉम 3 and 4 फ्रॉम 2 and 3 फ्रॉम 2 and 3 व्हाट वी विल गेट, P इज इक्वल टू 14 और Q इज इक्वल टू 14 रूट 3 है. यानी इस 14 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 14 किसकी वैल्यू है, P की वैल्यू है. तो 14 की जगह P लिख दें तो क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू P रूट 3. दिस वॉज द रिलेशन. आंसर, दिस इज आंसर. समझ में आया बात? Yes, sir. सारा सब कुछ नोट कर लो. हाँ? जो हाँ 28 माइनस एक्स लिए है हाँ. उसको एक्स की जगह नहीं कर सकते, एक्स इधर कर सकते हैं, वहाँ से लीजिए. बेटा 28 ये इस वाले ट्रायंगल में लिया गया है. इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस इस्तेमाल किया गया. पाइथागोरस है ये. वो नहीं सर, 28 माइनस एक्स लिखे हैं सर, हाँ उसको हम एक्स की जगह बिल्कुल बिल्कुल x हम इसको मान ले तो ये 28 माइनस एक्स हो जाएगा, तब भी आंसर सेम आएगा. बिल्कुल नहीं, ये x मान लो तो ये बचा हुआ 28 माइनस एक्स हो गया, इससे भी वही आंसर आएगा. फिर से एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीजें हुई है. पहला फिगर था, फिगर क्या था कि दो पेड़ हैं. अब
ये दोनों पेड़ क्या है, इक्वल हाइट के हैं, इसको मैंने एच मान लिया है, और इनके बीच में एक पॉइंट सी है, उस सी से एक पेड़ का एंगल ऑफ एलिवेशन 30, एक पेड़ का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। क्लियर है? इसमें क्या हो गया, तो एक मार्क्स का पहला पार्ट ये हो गया, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या पूछा गया है, सेकंड पार्ट पूछा गया कि हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करने के लिए तो हम दोनों ट्रायंगल में अलग अलग इक्वेशन बनाएंगे। पहले tan 30 इक्वल टू एच बाई एक्स हो गया, जिसको मैंने क्या मान लिया, एक को एक्स मान लिया, तो एक पार्ट दूसरा वाला पार्ट, अगर 28 टोटल डिस्टेंस है, एक एक्स है, दूसरा 28 माइनस एक्स हो गया। पहला पॉइंट ये हो गया, पहला इक्वेशन दूसरे ट्रायंगल से लेके चला तो tan 60 की जगह पे एच बाई 28 माइनस एक्स। तो यहां से यहां तक चीजें क्लियर है कि हमने क्या किया, इसकी इक्वेशन को सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद वन का यूज किया हमने, x इक्वल टू ये, तो एक सिंगल वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हो गया ना, तो एक वेरिएबल में हम बनाएंगे तो उस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के बाद से फिर से हमने क्या किया कि फ्रॉम वन का यूज करके दूसरे वेरिएबल को भी निकाल लिया कि दूसरा वाला कितना आ जाएगा, दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू यानी x की वैल्यू भी आ गई। तो एक क्वेश्चन हमारा जो फाइनल क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि इनका लोकेशन फाइंड कीजिए, मतलब कि x का वैल्यू फाइंड करेंगे तभी लोकेशन पता चल पाएगा कि एक दूसरे से कितनी दूरी पे है ये, या पॉइंट क्या है। तो हम एक को x मान ली, दूसरा 28 माइनस एक्स की वैल्यू आ गई, अब यहाँ x रखेंगे 21 आ गया, ये कितना हो जाएगा 28 माइनस एक्स आ जाएगा, यानी कितना आ गया 21 और 7 आ गया। इतना क्लियर है? इसके बाद से क्या किया गया कि अब p और q के बीच का एक रिलेशन पूछा गया। फाइनल क्वेश्चन में हमको p और q की क्या चाहिए, वैल्यू पता चल जाएगी तभी तो एक दूसरे से कोरिलेट कर पाएंगे हम। तो एक बार पाइथागोरस इसमें इस्तेमाल किया गया, तो इसमें इस्तेमाल करने के लिए क्या किया गया, पाइथागोरस। तो हाइपोटेन्यूज p का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट h स्क्वायर प्लस 28 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, h की वैल्यू 7√3, 28 माइनस एक्स की वैल्यू 7, इनका स्क्वायर सॉल्व किया तो 196 p स्क्वायर, तो p इक्वल टू 14 आ गया। इक्वेशन नंबर मैंने इसको मान लिया 2। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद फिर इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस, फिर वही कहानी फिर से, और 588 आया, 588 को क्या किया है, स्क्वायर रूट फाइंड किया जाएगा। 3 इंटू 196 लिखा है सकता, 196 14 का स्क्वायर, तो 3 रूट का बच जाएगा, तो 14√3 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया, और 2 और 3 को कोरिलेट कराएंगे, और ये तो फाइंड करना है p और q में रिलेशन। तो कितना हो गया 14, किसकी वैल्यू, p की वैल्यू है, तो इसकी जगह पे p लिख दिया, तो कितना आ गया p√3 आ गया। q और p के बीच में एक रिलेशन आ गया। क्लियर है? राइट। Two lamp posts are of equal height. A boy measured the elevation of the top of each lamp post from the midpoint of the line joining. ये भी इक्वल हाइट के ही है, ये भी तो उसी तरह का लगभग है, लेकिन इसमें थोड़ी सी अंतर है कि ये दो लैंप हैं, लैंप पोस्ट इक्वल हाइट के हैं। और क्या कह रहा है, the boy measured the elevation of the top of the lamp post from the midpoint of the segment. This is the midpoint of segment. Let this total distance be x, then midpoint distance will be x by 2, and this will also be x by 2. Segment joining the feet of the lamp post at 30 degree. ये एंगल जो बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। आफ्टर वॉकिंग 15 मीटर टुवर्ड्स वन हाफ, मतलब एक दूसरे की तरफ 15 मीटर तक जाने पे, यानी मान लिया कि ये डिस्टेंस हो गया, तो यहाँ से 15 मीटर का डिस्टेंस चलने पे, मतलब ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो गया, x by 2 माइनस 15। ये 15 मीटर यहाँ से यहाँ तक चला जा रहा है। अगर हम पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट ए बी, दिस इज पॉइंट सी डी ई, पूछा क्या गया है यहाँ पे, अच्छा 15 मीटर
डिस्टेंस, इस आधे डिस्टेंस से 50 मीटर डिस्टेंस टुवर्ड्स बी की तरफ चलता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है 60 डिग्री। ठीक है, बता रहे हैं। टेकिंग h meters as the height of each lamp post, x meter as the distance between the feet of two lamp post, find the relation between x and h। x और h के बीच एक इक्वेशन बनेगा, वही पहला क्वेश्चन हो गया, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, बनेगा ना x और h में, जैसे बाकी में बन रहा था। दूसरा क्या पूछा, आफ्टर 15 मीटर टुवर्ड्स व्हाट द रिलेशन बिटवीन x एंड h, और 15 मीटर टुवर्ड्स इधर जाने पे रिलेशन कितना होगा, मतलब सारा क्वेश्चन ही हमको सॉल्व कर देना है, x और h की वैल्यू फाइंड कर देनी है और दो लाइन के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर देना है। सबसे पहला जो हो गया, हमको क्या फाइंड करना है, x और h का रिलेशन, तो हम फाइंड कर देते हैं, इसी ट्रायंगल में हम बारी बारी से चलते हैं। अगर तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन यहाँ पे दो पोल हैं इक्वल लेंथ के, दोनों पोल सेम लेंथ के हैं, मतलब हाइट h मान लीजिए इनका, ये भी h हो गया, इनका मिड पॉइंट हो गया। मान लिया कि x डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, तो मिड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस x/2 पे सेपरेटेड होंगे। तो ये पॉइंट C मान लिया मिड पॉइंट से एक दूसरे के लैम्प की तरफ जा रहे हैं अगर, तो लैम्प की तरफ 15 मीटर दूर जाने पे एक पॉइंट आता है, जो कि पॉइंट हो गया तुम्हारा AB, इसको हम C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं, यहाँ E हो गया और ये F हो गया। तो अब पॉइंट D से C तक जाने में 15 मीटर का डिस्टेंस कवर होता है, अब उस पॉइंट C से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाता है। तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो गया, तो ये x/2 था, तो बचा हुआ x/2 - 15 हो गया। क्लियर है, हमको फाइंड क्या करनी है, हमको फाइंड करना है वही x और h के बीच का रिलेशन। D और C का डिस्टेंस कितना दिया है? 15 मीटर, 15 मीटर चल रहा है आगे लैम्प की तरफ, तो क्या हो जाएगा, तो इन ट्रायंगल ABD क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री, बताओ tan 30 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h/x/2, tan 30 1/√3 इक्वल्स टू 2h/x। ये रिलेशन हो गया ना x और h के बीच का, कि x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 2√3h। प्रूफ हो गया पहला क्या हो गया, पहला आंसर हो गया पहले का, पहला ये पूछा है। दूसरा, अब फिर अगेन इन ट्रायंगल, तो अगेन इन ट्रायंगल ABC, तो क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू h/x/2 - 15, tan 60 के √3 इज इक्वल्स टू h कितना हो गया, तो h हो गया, और x/2 की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू कितनी हो गई, 2√3h/2 - 15, क्या हो गया, यूजिंग 1। ठीक है, तो √3 इज इक्वल्स टू h/2 से 2 कैंसिल, √3h - 15 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3 का क्रॉस मल्टीप्लाई, √3h - 15 इज इक्वल्स टू h, या 3h - 15 √3 इज इक्वल्स टू h, या फिर 2h इज इक्वल्स टू 15 √3, या h इज इक्वल्स टू 15 √3/2, ये आ गया h। और जब h आ गया तो फिर x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, तो फिर से फ्रॉम वन क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू 2√3h इक्वल्स टू 2√3 इंटू h की वैल्यू 15 √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 ये 3 हो गया, 15 3 या 45, तो x कितना आ गया, 45 मीटर, x इज इक्वल टू 45 मीटर। अब अगर रिलेशन कहेगा तो एक रिलेशन तो ये निकल गया, x इज इक्वल टू 2√3h, दूसरा रिलेशन क्या आ गया, दूसरा रिलेशन हो गया कि यहाँ पे h और x के बीच में x की वैल्यू कितनी आ गई, 45 मीटर आ गई। h और x के बीच में अगर रिलेशन देखें, कंपेयर करें तो कितना हो जाएगा रिलेशन, x का रिलेशन तो हो गया ना 2√3h, तो आ गया ये 45 मीटर, x की वैल्यू आ गई, h की वैल्यू आ गई, और एक इनके बीच का रिलेशन आ गया। यही था क्वेश्चन हमारा।
ठीक है। हाँ, डिस्टेंस बिटवीन टू लैम्प पोस्ट, तो डिस्टेंस बिटवीन टू लैम्प पोस्ट हमने x माना था, उसके बीच का डिस्टेंस आ गया वही 45, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट, तो हाइट लैम्प पोस्ट की हाइट आ गई। फिफ्टी मीटर चलने पे कितना आया था, तो 50 मीटर चलने पे ये 15 हो गया, तो x/2 माइनस 15 कितना हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 45/2 माइनस 15 जो हो गया वो कितना लेंथ हो गया, ये टोटल 45 हो गया, तो ये 45/2 हो जाएगा, 45/2 माइनस 15 ये लेंथ हो जाएगा, तो ये लेंथ कितनी आ गई, तो 45/2 माइनस 15 कितना आ जाएगा, 45/2 22.5, 22.5 माइनस 15 7.5, तो 7.5 मीटर का ये डिस्टेंस आ गया। ये भी पूछा है क्वेश्चन। दैट्स फाइनल। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर पेज नंबर 1029।